Hello everyone, welcome to the latest episode, to the latest video of विज्ञान यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ाई करी थी और वर्क एनर्जी थ्योरम की पूरी थ्योरी करी थी और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, आज का टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क एनर्जी पावर का। और मैं इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ बिकॉज यही टॉपिक आपको सेम टू सेम मिलेगा। अभी तो क्लास 11th में आप इसको पढ़ोगे ही अलग अलग जगह पे, और यही टॉपिक आपको सेम टू सेम मिलेगा, अपने सेम फॉर्म में मिलेगा क्लास 12th में। और क्लास 12th की सबसे पहली चैप्टर में, जिसकी बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज है जेई मेंस में। और इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, आज मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का फाउंडेशन स्टोन रखने वाला हूँ आपके सामने। तो अगर आज आपने इस कंसेप्ट को पकड़ लिया मेरे साथ, और अगर आज आप समझ गए कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, उसकी फिजिक्स है क्या, क्योंकि मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके साथ जितने भी आपके क्लासमेट्स होंगे, जितने भी आपके बैचमेट्स होंगे जिनको आप जानते होंगे, उसमें से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पोटेंशियल एनर्जी ढंग से नहीं पता होगा, जिनको पोटेंशियल एनर्जी की क्लैरिटी नहीं होगी। आई कैन गारंटी यू दैट। And I know that, how I know that, because I teach student on a daily basis in a live classroom in a very reputed organization. So I know how student feel about this topic. But the point here is this topic is very important for you. This topic is going to help you in certain very important aspects of physics in both class 11th and class 12th. Okay, so without any further ado, I'm gonna start this topic. Let us begin. So today we're gonna do पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इसीलिए आज सोचा कि वीडियो में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा, ताकि आपको चीजें समझ आए। आप ये समझो कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी को हमें अकेले अलग से समझना क्यों जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैंने आज इसमें कोई भी और टॉपिक इंक्लूड नहीं किया है। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट वी गोना डू, वी गोना स्टडी potential energy. Gonna study potential energy. ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ओके, गिव मी अ मिनट। हम्म, ओके बच्चों, तो आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी की फिजिक्स क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे और उसकी थ्योरी, उसकी न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे, राइट। सो सपोज दो वर्टिकल वॉल्स हैं, ठीक है, दो वर्टिकल वॉल्स हैं, और इन दो वर्टिकल वॉल्स वॉल्स से एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। इन दो वर्टिकल वॉल्स से एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो स्प्रिंग एक ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। इस ब्लॉक का मास है स्मॉल एम। ठीक है, अभी तक की सिचुएशन ये है कि दो वर्टिकल वॉल्स हैं आमने सामने, ठीक है, और उन दो वर्टिकल वॉल्स से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, और उस स्प्रिंग से एक एम मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। ठीक है, अब इस एम मान लो स्प्रिंग का कांस्टेंट है के। अब अगर इस एम मास के ब्लॉक को हम हल्का सा खींचते हैं, ठीक है, इस एम मास के ब्लॉक पे हम हल्का सा फोर्स लगाते हैं, तो जो स्प्रिंग है, जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसमें एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा बच्चों। वो खींचेगी, तो खींचेगी तो उसमें एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। तो जैसे ही हल्का सा एक्सटेंशन स्प्रिंग में प्रोड्यूस होता है, जब हम ब्लॉक एम को, एम मास के ब्लॉक को खींचते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर हम इस ब्लॉक को एक रस्सी से बांध दें। उस स्टेट में, जिस स्टेट में स्प्रिंग एक्सटेंडेड है अप टू अ सर्टेन अमाउंट, उस स्टेट ऑफ टाइम पे हमने ब्लॉक एम को एक रस्सी से दूसरी साइड की दीवार से नेल कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर आप इस सिस्टम को देखोगे,
तो इस सिस्टम ये स्प्रिंग में, ये जो स्प्रिंग है इसमें कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड है, और ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस जो है उसकी वो बैलेंस कैसे हो रहा है कि हमने ब्लॉक को दूसरी साइड से, उसकी अदर एंड से एक रस्सी से बांध रखा है जो कि दीवार में फिक्स्ड है। ठीक है, तो अगर इस मोमेंट ऑफ टाइम पर, क्या आप सिस्टम अभी समझ पा रहे हो, क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि सिस्टम कैसा है हमारा? तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दो वर्टिकल वॉल्स हैं, यानी दो आमने सामने की दीवार है। एक दीवार पर हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर रखा है और स्प्रिंग से हमने एक मास एम का ब्लॉक अटैच कर रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ब्लॉक को थोड़ा सा खींचा तो स्प्रिंग में भी खिंचाव आया। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक से अटैच्ड है। अब जैसे ही स्प्रिंग में खिंचाव आया हमारे ब्लॉक को खींचने की वजह से, उसी टाइम पे हमने ब्लॉक में एक रस्सी बांध दी और उस रस्सी को दूसरे साइड के दीवार से फिक्स कर दिया। तो अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। स्प्रिंग स्ट्रेस्ड आउट है, बट स्प्रिंग कुछ मूवमेंट नहीं कर सकता बिकॉज ब्लॉक उधर से बंधा हुआ है रस्सी। ठीक है, ये हमारा अभी तक का सिस्टम है। अब अगर इस एम मास के ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, अब अगर इस एम मास के ब्लॉक का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक इस पर फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, एम जी। एक इस पर फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ये स्मूथ सरफेस इसको प्रोवाइड कर रहा होगा, ये वाली सरफेस जो इसको प्रोवाइड कर रही होगी नॉर्मल रिएक्शन, एक ऊपर वो लग रहा होगा। अब क्योंकि ब्लॉक को हमने इधर की साइड खींचा है, ठीक है, इधर की साइड खींचा है, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो लगेगा टुवर्ड्स राइट। ब्लॉक को हमने लेफ्ट की साइड खींचा है, तो स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स राइट, एंड दैट विल बी हाउ मच, इट विल बी के एक्स, दैट विल बी द इलोंगेशन फोर्स। ओके, या स्प्रिंग फोर्स। अब जो टेंशन लगेगा स्ट्रिंग में, अभी देखो क्या है, अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो स्प्रिंग में, इस स्प्रिंग में, ये जो स्प्रिंग है धागा, इसमें जो टेंशन लग रहा होगा ये इस तरफ लग रहा होगा, इसमें जो टेंशन लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा। तो इन इक्विलिब्रियम अगर मैं देखूं, इन इक्विलिब्रियम, एन जो है वो एम जी को बैलेंस कर देगा, और ये टेंशन जो है ये के एक्स को बैलेंस कर देगा। इसमें तो कोई दो राह नहीं है। ठीक है, तो बच्चे अब मुझे एक बात बताओ, मान लो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मान लो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने क्या किया ना, मैंने इस रस्सी को काट दिया, मैंने इस रस्सी को काट दिया, मैंने क्या किया, इस रस्सी को कैंची से लिया और काट दिया। अब जैसे ही मैं इस रस्सी को कैंची से काटूंगा, तो सिस्टम जिस स्टेट में था उस स्टेट से वो अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा। यानी सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम में था, सिस्टम पहले स्टेबल था रस्सी के बंधे रहने की वजह से। अब मैंने रस्सी काट दी, तो अब नेट फोर्स, ये टेंशन गायब हो गया, हमारा जो टेंशन का फोर्स है ये गायब हो गया, यानी टी जो है वो जीरो हो गया। आफ्टर आई कट द रोप, आफ्टर कटिंग द रोप, दिस टेंशन बिकम्स जीरो, दिस टेंशन बिकम्स जीरो। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग गया? राइट के डायरेक्शन में लग गया नेट फोर्स के एक्स, और ये जो ब्लॉक है अब ये राइट की तरफ मूव करने लग गया होगा, और ये राइट की तरफ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ऐसे जो स्प्रिंग का अपना बिहेवियर होता है वो इसको, ब्लॉक को अपने साथ ऑसिलेट करवाएगा, और इन दी एंड फाइनली जाके ब्लॉक रुक जाएगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि हमने ब्लॉक को जब ऐसे स्प्रिंग स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था और ब्लॉक को जब दूसरी साइड रस्सी से बांधा था, और हमने जब ब्लॉक को इस पोजीशन में, इस कॉन्फ़िगरेशन में रखा था, इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, तो इसमें ऐसा क्या था, कौन सी एनर्जी इसमें स्टोर्ड थी इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, कि जैसे ही हमने वो रस्सी काटी वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई और ब्लॉक मूव करने लग गया। बिकॉज बच्चों, अगर ब्लॉक में और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगी बिकॉज ऑफ इट्स कन्फिग्रेशन, तो अगर हम रस्सी काटते तो क्या कहीं बाहर से एनर्जी क्रिएट हो गई, या कहीं अंदर से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एनर्जी क्रिएट हो गई जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? ऐसा तो हो नहीं सकता। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस ट्रांसफर हो सकती है।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अभी के लिए बस आप इतना समझिए ना, समझ जाइए ना कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो एनर्जी जरूर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जब वो रस्सी से बंधा होगा तो किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर्ड होगी, और वही एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो वो एनर्जी जो कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्टोर्ड थी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, एंड जब मैं बोल रहा हूं ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका मतलब है कि जब हमने ब्लॉक को खींच रखा था, स्प्रिंग में खिंचाव थी, और जब ब्लॉक को दूसरी साइड रस्सी से बांध रखा था, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम में एनर्जी थी बच्चों, ठीक है, जो स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम में इस खिंचाव की वजह से, इस अनस्टेबिलिटी की वजह से जो एनर्जी अंदर में भरी हुई थी, उसी एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसी एनर्जी को कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। यानी सिस्टम की एनर्जी ड्यू टू इट्स सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन और ड्यू टू इट्स सर्टेन पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू its configuration or its position as observed from a fixed frame of reference, a fixed frame of reference is known as potential energy। एनर्जी, ठीक है। सो जो वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम थी, उसको जब हमने खींच के रखा और खींच के जब हमने ब्लॉक को उधर साइड एक रस्सी से बांध दिया, तो जो सिस्टम में एनर्जी स्टोर्ड हुई उसको खींचने की वजह से, और क्योंकि जब हमने उसको खींच के बांध दिया तो वो मूव तो कर नहीं पा रहा था, तो जो शुरू में हमने खींचने वक्त जो एनर्जी ब्लॉक में दी थी, जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जा रही थी, अब हमने उसको सीज कर दिया, और वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में ब्लॉक के, और ब्लॉक अब रस्सी से बंध गई। जैसे ही हमने फिर रस्सी काटा तो फिर से वो पोटेंशियल एनर्जी वापस कहाँ चली गई, काइनेटिक एनर्जी में चली गई। ठीक है, तो ये है अपना बेसिक फॉर्मूला, सॉरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और सिचुएशन की बात करते हैं। ठीक है, मान लो एक जमीन पर एक हमने किताब रखी हुई। ठीक है, ये एक किताब है, हमने रख रखी। अब इस जमीन से हमने किताब को उठाया, इस जमीन से, जैसे मान लो कि ये जो मतलब अपना पेन है, ठीक है, ये मैंने अपने हाथ में रख रखा है। ठीक है, अब इस पेन को मैंने यहाँ से ऊपर उठा के यहाँ पर ले आया, एक सर्टेन हाइट एच पे। ठीक है, मान लो ये हाइट एच पे है, यहाँ से मैंने उठाया और इसको हाइट एच पे ले आया। ठीक है, तो सिमिलरली इस ब्लॉक को उठाया और अब इस ब्लॉक को या इस बुक को यहाँ पर लाकर पकड़ा हुआ है मैंने। तो मान लो कि जो हाइट उठाया उस वो हाइट है एच। मान लो जो सर्टेन हाइट हमने ऊपर उठाया उस ब्लॉक को, वो हाइट है एच। ठीक है, तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी, ये सब नेग्लेक्ट कर दें, तो इन एन आइडियल सिचुएशन इस ब्लॉक पर अभी कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे होंगे। जब हम इसको पोजीशन, मान लो ये पोजीशन ए है और मान लो ये पोजीशन बी है। ठीक है, तो पोजीशन ए से जब हम इस ब्लॉक को या इस बुक को पोजीशन बी तक ले जा रहे थे, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस अपना वर्क कर रहे होंगे। तो दो तरीके के फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे, एक होगा वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होगा वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। एक होगा वर्क
ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होगा वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। हमें ये पता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये जो हमारा टोटल वर्क डन है, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बुक। करेक्ट। तो देखते हैं इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। ब्लॉक जब रेस्ट पे रखा हुआ था सरफेस पे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी। अब हमने अगेन इसको ऊपर लाकर होल्ड कर रखा है ऐसे करके, तो होल्ड कर रखा है, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो इस केस में। ठीक है, अब अगर हम निकालें कि वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो रहा होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो रहा होगा बच्चों, तो सोचो। ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसके नीचे mg फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका मान लो ऊपर की तरफ हो रहा है d। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई। ओके, तो अपना वर्क का क्या होता है फॉर्मूला, एफ डॉट डी आर। ठीक है, या एफ डॉट डी। तो फोर्स इस पे लग रहा है नीचे mg, तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो mg इंटू डी, डी क्या लेंगे, एच को लेंगे, एच हाइट ऊपर लेके गए, और कॉस पाई क्या होता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस एम जी एच। ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया छोटे में, ये लोग आपको अलग से टॉपिक में पढ़ा देते हैं, जो कि मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। क्या आपको इसमें कुछ भी समझने में दिक्कत आया? जब आपको वर्क का फॉर्मूला क्लियर है, तो आपको इतने वेरिएंट्स अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या होगा, ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, वो आप साइड में भी कैलकुलेट करते समय निकाल सकते हो विद इन अ सेकेंड। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज माइनस एम जी एच। ग्रेविटी का जो पुल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो माइनस एम जी एच वर्क कर रहा है इस बुक पे। ठीक है, तो अब अगर इस इक्वेशन को देखें, तो माइनस एम जी एच प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लॉइज डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम जी एच। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आई बेग यू कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। It should be understandable to you, my friends. It should be understandable to you. W external is mgh। यानी मैं m हमारा जो फोर्स है, यानी मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, वो फोर्स मेरा mgh वर्क कर रहा है, तब जाकर वो जो बुक है वो टेबल से उठकर हवा में ऐसे मैंने उसको पकड़ रखा है। ठीक है, मान लो अगर ग्रेविटी होती ही नहीं, ठीक है, हम कहीं ऐसे जगह पे होते जहां पर देयर इज नो ग्रेविटी, तो वहां पर कोई ग्रेविटी का फोर्स नहीं है, तो क्या हमें कोई वर्क करना पड़ता है इस बुक को एक सर्टेन हाइट तक ले जाने में? नहीं, वो खुद पर खुद ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर हमें वर्क क्यों करना पड़ा एमजीएच, क्योंकि ग्रेविटी भी तो उसको रोकने की कोशिश कर रही थी बुक को। हर टाइम ग्रेविटी पर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था जब हम बुक को ऊपर की तरफ खींच रहे थे, तो हमें उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ा, तब जाकर हम एक सर्टेन हाइट तक उस बुक को ला पाए। ये सबको क्लियर? तो इससे एक एजम्पशन हम और निकाल सकते हैं कि पहले हम जब यहाँ से बुक को उठाना शुरू किए, तो बुक के पास सर्टेन काइनेटिक एनर्जी आ गई। जब बुक ऊपर जा रहा था तब की बात कर रहा हूँ, जब बुक टेबल पे था तब की नहीं। जैसे ही बुक ऊपर जाने लग गया विद सर्टेन वेलोसिटी, उसके पास एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी थी, और वो काइनेटिक एनर्जी घट रही थी, घट रही थी, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे फोर्स लगा रही थी, ऊपर मैं भी फोर्स लगा रहा था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी घटते घटते मैंने उसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया, क्योंकि मैंने बुक को अब यहाँ पर होल्ड करके रखा है। ठीक है, मैंने उसको क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। तो अभी पहले बुक के पास काइनेटिक एनर्जी थी, अब जब मैंने उसको होल्ड कर लिया, जब मैंने काइनेटिक एनर्जी को सीज कर लिया, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। कहाँ चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। तो इसका मतलब उसके बाद जैसे ही अब मैं मान लो कि इस बुक को छोड़ दूँ फ्री फॉल करने के लिए, तो ये अब नीचे गिर गया, तो इसका मतलब जैसे ही मैंने बुक को छोड़ा, जैसे ही मैंने पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज किया, तो वो काइनेटिक एनर्जी में वापस कन्वर्ट हो गया, और वो वापस जाकर काइनेटिक एनर्जी अपना इनिशियल वैल्यू ले लिया। ठीक है, तो इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि जो रेशियो हो, जो एडिशन होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा, वो हमेशा जीरो के बराबर होगा। वाई, आई टेल यू, बिकॉज जितनी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट हुई, पोटेंशियल एनर्जी में उतनी इंक्रीमेंट हुई।
जितनी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुई, तो दोनों का सम ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सो मान लो कि इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि बुक को हमने dx डिस्टेंस ऊपर लाया, तो उसमें कितनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू बच्चों du plus dk is equal to zero, where u is your potential energy. Potential energy is denoted by u, k is the kinetic energy, as we know that. Okay, so बच्चों du is equal to minus dk. Okay, and what is dk? dk is the change in kinetic energy. चूंकि dk is change in kinetic energy, and that will be equal to total work done. That will be equal to total work done. Total work done will be what? F dot dr. This is the formula of work done, right? Substitute it here. So that implies this equation becomes u is equal to minus F dot dr. This is the first equation of potential energy. But अभी तो यहाँ पे du की बात हो रही है, अगर हमें पूरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, यानी u बताना है, कैपिटल U, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स F dot dr. So this is the first and the most beautiful equation of potential energy. First and most beautiful equation of potential energy. I hope and I wish कि आपको ये क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके आप रिवाइंड करके देख सकते हो जहां पर भी आपको डाउट आ रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का अपने कोई क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, अब अगर मान लो आपसे पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की गिवन है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, ठीक है, डी आर इज ऑल्सो गिवन, हमें फोर्स बताओ कितना लग रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए पोजीशन वेक्टर से पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर तक ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी जो खर्च हुई वो तो गिवन है, बट कितना फोर्स लगाना पड़ा वो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मान लो कि थ्री डायमेंशन की बात हो रही है, थ्री डायमेंशनल मोशन में एफ क्या होता है, एफ एक्स आई क्या प्लस एफ वाई जे क्या प्लस एफ जेड के कैप, तीन डायरेक्शन में होती है फोर्स, तीन कंपोनेंट होता है फोर्स का, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट, थ्री डायमेंशन। तो उसके साथ साथ डी आर क्या होगा, डी आर विल बी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब एफ डॉट डी आर करो ना फिर। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर अगर हम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों का, तो वो भी माइनस एफ डॉट डी आर है बच्चों, ये माइनस एफ डॉट डी आर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो ना, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स। अब इतनी वेक्टर तो आप जानते ही होंगे कि मुझे ये सॉल्व करने की एग्जैक्टली जरूरत नहीं है। तो माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड, ये आ गया अपने को फोर्स का। ठीक है, क्या आ गया, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन थ्री एक्सिस व्हिच इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, now suppose कि एफ वाई और डी एफ जेड जीरो है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ना ही अपनी वाई एक्सिस में चेंज हो रही है ना ही जेड एक्सिस में, तो डी वाई डी जेड अगर हम जीरो कर दें, ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या, मान लो एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फोर्स जो है वो केवल एक्स एक्सिस में लग रहा है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में नहीं लग रहा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इज कांस्टेंट एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द जर्नी, नॉट इन द इंटायर जर्नी, बट सपोज 2 से 4 सेकंड के बीच में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 से 4 सेकंड के बीच में मान लो फोर्स केवल एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे एफ एक्स की वैल्यू, तो उसमें हमें यूज करना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का। वो कैसे करते हैं, तो मान लो u की इक्वेशन है 6x² y प्लस 3yz³ प्लस 5z² x, ठीक है, और मान लो x और y अपना कांस्टेंट है,
तो हमें क्या करना होता है ना कि जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डेल, जिसको इस टेढ़े मेढ़े डी से डिनोट करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स। तो यहाँ पर 6x² वाई, वाई इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल साइन के, डिफरेंशियल साइन के बाहर, ठीक है। 6x² का क्या हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा वाई 12xy। ये तो पूरा जीरो, बिकॉज y और z दोनों कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। 5z², 5z² अपना क्या है कांस्टेंट है, डेल एक्स डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, या डेल एक्स बाई डेल एक्स वन, तो बचा क्या 5z²। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, y और z को कांस्टेंट मानते हुए x को डिफरेंशिएट कर दिया u के रिस्पेक्ट में, है ना, या u को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पर यही लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर यही लगाएंगे, और जब ये लगा लेंगे, नीड वन मोर स्लाइड प्रैक्टिस, और जब ये लगा लेंगे तो अपना जो डेल यू है वो हो जाएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स के बराबर, माइनस एफ एक्स डेल एक्स के बराबर। डेल एक्स और डेल वाई और डेल यू क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो इस तरीके से अपन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन वेक्टर इज गिवन, जब पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन वेक्टर इज गिवन। सिमिलरली एफ वाई और एफ जेड भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली एफ वाई क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, कीपिंग एक्स एंड जेड एज कॉन्स्टेंट, एंड एफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल जेड, कीपिंग एक्स एंड वाई एज कॉन्स्टेंट। तो ये अपना एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड का फॉर्मूला मिल गया। ये तीनों इक्वेशन आपको काम आएंगे पूरे पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में फोर्स निकालने, जो कि अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल। आई होप आप लोग सबको ये सब क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, बहुत सीधी सी बात है, पूरी यूट्यूब खूब घूम जाओ, ठीक है, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट बस इतना ही बोलूंगा कि पूरी यूट्यूब घूम जाओ, और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है पोटेंशियल एनर्जी इतनी डिस्क्रिप्टिव वे में और इतना टाइम देके, अगर कोई और यूट्यूबर कर रहा होगा ना ये सेम चीज, कोई भी, चाहे वो आपके बहुत ही फेमस टीचर्स क्यों ना हो, फैकल्टीज क्यों ना हो, कोई भी अगर मेरे अलावा, ठीक है, ये कर रहा होगा कि ऐसे उसने एक्सप्लेन किया है पोटेंशियल एनर्जी को, पूरी मैथमेटिकल डेरिवेशन करवाई है मैंने आप लोगों की अभी, ठीक है, कोई टीचर नहीं करवाता, सब लोग बस कि डायरेक्ट जो रेड बॉक्स में फॉर्मूला है ये लिख देते हैं और खत्म, इसका न्यूमेरिकल। बच्चे को समझ ही में नहीं आता ये u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर आया तो आया कहाँ से, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इक्वेशन को फील ही नहीं कर पाते, क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, ठीक है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी वीक रहती है। तो आप देख लो, मुझे बता दो अगर कहीं पर भी कोई इससे अच्छे तरीके से अगर एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों, तो प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं उनकी वीडियो देखना चाहूंगा और मैं सीखना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा अभी तक तो इस ब्रह्मांड में मुझे कोई दिखा है जो कि इस लेवल पर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो चलो नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करते हैं कुछ, क्योंकि इन द एंड हमारा कंसेप्ट बिल्ड होगा कैसे अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स। देखो कॉन्जर्वेटिव फोर्स क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। कॉन्जर्वेटिव फोर्स उस तरीके के फोर्स को कहते हैं जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी उसको केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज टेकन इनटू अकाउंट
और उसको जो एक्चुअल पाथ ट्रेस किया गया है उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो कॉन्जर्वेटिव फोर्स में आता है, बहुत सारा एग्जांपल होता है, जैसे एक हो गया अपना ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हो गया अपना स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो कॉन्जर्वेटिव फोर्स सिस्टम ये होता है। तो कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड या कॉन्जर्वेटिव फोर्स के टाइम पर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बाई, बिकॉज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है ना, वो पाथ डिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं मान लो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं, और अगर वो फोर्स ए से बी ले जाने में इस तरीके से गया, या इस तरीके से गया, या इस तरीके से गया, तो तीनों के लिए फोर्स की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। तीनों के लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी डिफरेंट। ये एफ ए हो जाएगा, ये एफ बी हो जाएगा, ये एफ सी हो जाएगा। तो यानी तीनों पाथ, अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन अलग अलग, पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग, वी कैन नॉट डिफाइन इट, इट इज indefinite. So potential energy is not definable for non-conservative force field, it is only definable for conservative force field. ठीक है, अब बात करते हैं, आपको अभी कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब समझ आ गया होगा, इसीलिए मैंने समझाया। So potential energy of a system under the influence of a conservative force is given. ठीक है, it is given how much? It is given ux is equal to 3x square plus 4x plus 5 joules। एनर्जी है तो उसकी यूनिट जूल ही होगी। एट x is equal to 2 मीटर द conservative force acting on the system। आ गया ना फोर्स का, कि फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा एट x is equal to 2 मीटर्स। आ गया जो अपन ने अभी इक्वेशन पढ़ा था उसका काम, उसकी बारी। यहाँ पर x की बात हो रही है, यानी y और z को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। f की वैल्यू क्या होती है? माइनस du बाई डी एक्स या डेल यू बाई डेल एक्स। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है वो सब x पे डिपेंडेंट है, तो मुझे लग रहा है ये वन डायमेंशनल मोशन होगा, जिसमें एक्चुअली y और z एक्सिस इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो मैंने इसीलिए उनको पार्शियल डिफरेंशिएशन में नहीं लिया है, f को सीधा माइनस डी यू बाई डी एक्स लिया। ठीक है, u को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3 × 6x + 4। और ये माइनस है तो ये माइनस साइन अपना बाहर रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये जाएगा -6x-। अब अपने को चाहिए क्या? x इज इक्वल टू 2 मीटर पे फोर्स चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू 2 उस पर पुट कर दो ना इक्वेशन में, तो -6 × 2 -4 -12 - 4 -16 न्यूटन। ये अपना आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर, -16 न्यूटन। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसके के साथ मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, ताकि मैं आप लोग को कंसेप्ट समझाऊं कि बेसिक क्वेश्चन से ही कंसेप्ट समझ आता है, फॉर्मूला एप्लीकेशन समझ आता है, हार्ड क्वेश्चन से नहीं आता। ठीक है, याद रखें। ओके, सो हियर अनदर very easy question, easy peasy. The potential energy for a conservative force system is given by, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, इट इज गिवन एज ax² - bx, जहां पर a और b अपने कांस्टेंट्स हैं। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो अगेन क्या करेंगे? माइनस du/dx। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? -2ax - b, करेक्ट ना? तो इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -2ax माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया ना अपना फाइनल आंसर? यही है बस, यही आंसर। तो मैंने दो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए, फोर्स निकालना है कैसे यू से, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब आते हैं ना थोड़े मजेदार लेवल के क्वेश्चन पे, अब आएगा ना मजा। देखो, अ पार्टिकल विच इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे पार्टिकल को मूवमेंट करने में थोड़ी रुकावट है। ठीक है, थोड़ी रुकावट है। इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, बट हम तो जिद्दी लोग हैं, जहां पर पार्टिकल को रोक है मूव करने की, हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस में ही फोर्स लग रही है। ठीक है, और जो फोर्स का इक्वेशन है एक्स एक्सिस में वो गिवन है। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज एफ एक्स इज इक्वल टू -kx प्लस ax³। ठीक है, यहाँ पर k और a आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ठीक है, यानी x के जो कोऑर्डिनेट अगर हम पॉजिटिवली लें तो ux का x के साथ ग्राफ प्लॉट करो, यही बोला जा रहा है, प्लॉट ux वर्सेस x, दिस इज द क्वेश्चन बच्चों। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फंक्शनल फॉर्म क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, फंक्शनल विद द रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर बच्चे हम लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, हमें पता है एफ एक्स गिवन है, सबसे पहले निकालते हैं कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी। अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यू एफ वाई और डी वाई के बारे में हमें सोचने की, या यू वाई और डी वाई के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें मालूम है दैट एफ इज इक्वल टू माइनस यू बाई डी एक्स, तो यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो माइनस इंटीग्रल एफ कितना है बच्चों, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यू। ठीक है, और ये इंटू डी एक्स, और इसको ले लेते हैं फ्रॉम जीरो टू एक्स, फ्रॉम जीरो टू एक्स। ठीक है, अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए एक्स का पावर 4/4। और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लोअर लिमिट तो जीरो है, तो पूरा वाला पार्ट जीरो, और अपर लिमिट एक्स है, तो ये एक्स की जगह पर एक्स ही आएगा, तो ये डालने की जरूरत नहीं है, तो ये अपना फाइनल इंटीग्रल आ गया बच्चों, ये अपना फाइनल इंटीग्रल का वैल्यू है। ठीक है, अब हमें एक चीज ये समझनी है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ होगी, ये हमें यू की वैल्यू आ गई। अगर हम निकालना चाहें कि वेयर इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो यू इज जीरो एट टू पॉइंट्स। एक तो x इज इक्वल टू जीरो पे, कि अगर हमने x को जीरो कर दिया तो पूरा u जीरो हो गया। दूसरा, u जीरो तब होगा बच्चे, ठीक है, अगर मान लो u जीरो है, अगर मान लो u जीरो है तो इसको नोटिस करो, जीरो इज इक्वल टू एंड जीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए एक्स का पावर 4/4। किसी को भी एक साइड लेके चले जाओ, तो ये अगर इधर चला गया, ये हो जाएगा माइनस ए एक्स का पावर 4/4 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर इसको दो बार में काट देगा, ये इसको दो बार में काट देगा, तो जो अपनी एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 2k/a। ये जो एक्स की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 2k/a, ठीक है, ये बीच में माइनस साइन होगा बेटा, ये मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, अभी मैंने नोटिस किया, यहाँ पर एक माइनस साइन होगा, बिकॉज माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बट ये माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस और माइनस अपने को कैंसिल आउट हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू जीरो पे और x इज इक्वल टू रूट 2k/a पे, दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इज ux, दिस इज x। ओके, सब बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा सोचो। पहले x इज इक्वल टू जीरो पे, ये अपना x इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, यहाँ पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर अपना जीरो से स्टार्ट होगा, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी अगेन जीरो होगा, जिसको हम कहेंगे रूट 2k/a, जो हमने ऊपर में निकाला यहाँ पर कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 2k/a पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब उसके अगर आगे की बात करें कि इसके आगे का कर्व का नेचर क्या होगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा क्या जाएगा, तो हम देखेंगे कि अगर हम u की वैल्यू अंडर रूट, अगर x की वैल्यू अंडर रूट 2k/a से ज्यादा ले लेंगे,
अगर x की वैल्यू √2k/a से बढ़ जाएगी तो u नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देख लेना वैल्यू डाल के, अगर x की वैल्यू if x is greater than √2k/a, then u will be negative, u will be negative। सो इसका मतलब बच्चों की 2k/a ये वाले पॉइंट के बाद पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ये जो अपना ग्राफ है, ये ग्राफ अपने को फाइनली डिपिक्ट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल। ये एक थोड़ी सी माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन थी, बट इसमें भी कोई ज्यादा जान था नहीं, मुझे तो नहीं लगता है इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा जान था। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके ओके, अब आते हैं स्प्रिंग पे। ठीक है, थोड़ी सी स्प्रिंग की भी बात कर ले, वरना स्प्रिंग सर बुरा मान जाएगी, है ना। स्प्रिंग बड़ी ही नाजुक है, बुरा मान जाती है अगर उसकी बात ना की जाए तो बच्चों क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है एक लॉन्ग स्प्रिंग का, जब उसको हम 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करते हैं, याद करो मैंने जो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल दिया था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। जब हमने स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो यू है। अगर 8 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करते हैं उसी सेम स्प्रिंग को तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग की होती है ना, वो होती है -12 k x²। क्यों, क्यों डिराइव करना पड़ेगा। आओ, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, -f.dr। व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज kx, है ना। स्प्रिंग फोर्स इज -12 kx। स्प्रिंग फोर्स इज -kx, और मान लो dx में अपन मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब माइनस के तो इंटीग्रल साइन के बाहर, x dx मान लो 0 से x में, ये क्या हो जाएगा -kx²/2 हुआ। तो क्या हुआ, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज -12 k x²। ठीक है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सटेंशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक्सटेंशन के, स्प्रिंग के एक्सटेंशन के होल स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच हुआ होगा तो पोटेंशियल एनर्जी U1 होगी, जब 8 सेंटीमीटर से स्ट्रेच हुआ होगा तो पोटेंशियल एनर्जी U2 होगी। ठीक है, so this will be equal to x1/x2 का होल स्क्वायर, where x1 and x2 are separate extension of 2 centimeter and 8 centimeter respectively। so x1 और x2 की वैल्यू डाल दो, 2/8 का होल स्क्वायर। so that implies u1 upon u2 will be 4/64, यानी 1/16। so that implies that u2 is 16 u1, u2 is 16 u1। सो पोटेंशियल एनर्जी जब 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच की गई थी तो यू थी, जब 8 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करी जाएगी तो जो न्यू पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 16 टाइम्स पुरानी पोटेंशियल एनर्जी की होगी, वो 16 टाइम्स पुरानी पोटेंशियल एनर्जी की होगी। ठीक है, देख रहे हो ये सब चीजें अलग से पढ़ाते हैं लोग आपको, क्या है इसमें, अगर हम बेसिक इक्वेशन जान रहे हैं चीजों की, देन व्हाई डू वी इवन नीड these अलग 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 से डेरिवेशन। आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल, why do they waste your precious time and why do they even waste their precious time, I don't understand that also। okay bachcho, now here comes the next part। a spring force of constant 10 newton per meter has an initial stretch of 0.20 meter। ठीक है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर है, यानी k की वैल्यू गिवन है बच्चों, k की वैल्यू इज 10 न्यूटन पर मीटर। ओके, और उसको इनिशियली स्ट्रेच किए 0.20 मीटर से। ठीक है, अब मान लो उसको 0.20 से 0.25 मीटर पे स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ेगी, तो एक्स इनिशियल
is 0.20 meter, x final is 0.25 meters. तो जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। और अगर स्प्रिंग की बात करें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर था ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो u इज इक्वल टू -1/2, k इज हाउ मच 10, दिस इज हाउ मच 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.20 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -0.10। सो इतनी पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली इसको हम नेगेटिव नहीं लेंगे बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई विल टेक इट पॉजिटिव एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ना बच्चों। टू स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट है अलग अलग, 1500 न्यूटन पर मीटर एंड 3000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। और उनको सेम फोर्स से स्ट्रेच कर रहे हैं, दे आर बीइंग स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, ओके। तो दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इन द रेशियो। तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो पूछ रही। तो स्प्रिंग फोर्स इज हाउ मच, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, U इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो अगर के एक्स है अपना तो u क्या हो जाएगा, के एक्स इज एफ स्क्वायर, करेक्ट। ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2k, ठीक है। एफ स्क्वायर बाई 2k विल बी योर हाफ के एक्स स्क्वायर, करके देख लो, करके देख लो, ठीक है। सो u1 अपॉन u2 विल बी k2 अपॉन k1, यानी u क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिवर्सली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो u1 अपॉन u2 इज 3000 by 1500, which is 2. This will be your answer. 2 by 1 is the ratio. 2 by 1 is the ratio. Okay, bachcho? Yeah. Now this is a very beautiful question, but a very easy one, bachcho. A very easy one. ठीक है, पूछा ये जा रहा है कि if the g is the acceleration due to gravity on the earth surface, अगर अर्थ के सरफेस पे acceleration due to gravity is g, the gain in potential energy of an object of mass m raised from the surface of earth to a height equal to the radius of earth। अगर कोई सरफेस को हम इतना ऊपर उठा दें जो कि अर्थ के रेडियस के बराबर, यानी अर्थ के सरफेस पे अब वो आ गया उठकर, ठीक है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा या क्या गेन आएगा, क्या लॉस आएगा। यहाँ पर गेन की बात कर रहे हैं, यानी ये लोग पहले से विद्वान है, दिनों की गेन आएगा, तो चेंज विल बी पॉजिटिव बच्चों। सो इट विल बी mgh बाई 1 प्लस h अपॉन r, ये होता है फॉर्मूला अगर हम अर्थ के बाहर के सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर h तो r के ही बराबर है, चूंकि h इज इक्वल टू r, बिकॉज हमने उसी हाइट पे उठाया है ऑब्जेक्ट को जो अर्थ के रेडियस के बराबर है। तो डेल्टा u इज इक्वल टू mgh 1 प्लस r अपॉन r, ठीक है। सो दिस विल बिकम हाफ mgr, सॉरी यहाँ पर ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये r होगा, तो ये हो जाएगा हाफ mgr, दिस विल बी changing. Okay, so yeah, this is all about potential energy, my dear students. I hope आप लोग को एक प्रॉपर इंसाइट मिली होगी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अगले टॉपिक में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर एनर्जी की बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी और आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।